बिरयानी की खुशबू। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया राजेंद्र था। राजेंद्र का एक बेटा और बहू थे। बेटा तो बहुत नालायक था, पर बहू बहुत ही समझदार थी। राजेंद्र एक चाय और समोसे का ठेला लगाता था और अपना घर चलाता था। उसका बेटा लल्लन तो बस इधर उधर घूमता ही रहता था। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब सारा दिन अपने ठेले पर काम नहीं कर सकता। तुम अब शादीशुदा हो, तुम्हें मेरे व्यापार में अपना साथ देना चाहिए। नहीं पिताजी, मुझसे यह नहीं होगा। मैं तो सारा दिन एक जगह खड़ा नहीं रह सकता। मैं कल से आपके साथ ठेले पर जाऊंगी, आपकी मदद भी करूंगी। पर बेटा। मना मत कीजिए पिताजी, मुझे अपने साथ ले जाना मत भूलिए। मैं भी आपके बेटे की तरह हूँ। ठीक है बेटा, तुम कल मेरे साथ चलना। अगले दिन लल्लन की पत्नी ने सुबह सुबह उठकर थोड़ी बिरयानी बना ली और अपने ससुर के साथ चल दी। ये मेरी बहू है, आज से ये मेरी मदद करेगी, आपको गरम गरम समोसे खिलाएगी। ये बहुत गुणी है। राजेंद्र, आज मुझे बहुत भूख लगी है, क्या और कुछ भी है खाने को? वैसे कहीं से बिरयानी की खुशबू आ रही है। मैं थोड़ी बिरयानी लाई हूँ, क्या आप वो खाना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, खिलाओ। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट बनी है। रोज लाया करो, इसे खाने के लिए तो लाइन लग जाएगी। बेटी, ये काम अच्छा है, क्या कहती हो? हाँ पिताजी, इससे हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। कल से मैं ज्यादा बिरयानी बना कर लाऊंगी। कुछ ही दिनों में उनका बिरयानी का कारोबार इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दुकान ले ली और उसे होटल बना लिया। पिताजी, आप दोनों ने इतनी मेहनत करके होटल बना लिया है। अब मैं भी इधर उधर घूमकर थक गया हूँ। आप कहें तो मैं आपके साथ मिलकर बिरयानी और चाय समोसे बेचूं? हाँ बेटा, बहू ने तो इस काम को इतना बढ़ा दिया कि अब हमें और लोग चाहिए जो हमारी मदद करें। अगर तुम भी हमारा साथ दोगे तो बहुत बढ़िया होगा। सीख, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर मेहनत किया जाए तो छोटा काम भी बड़ा हो सकता है। जादुई घर और खेती। एक गांव में सुशील नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने नाम की तरह ही बहुत अच्छा और नेक था। वो शहर से खेतीबाड़ी की परीक्षा पास कर कर गाँव आया था और वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता था। उसकी उस गांव में थोड़ी सी जमीन थी और वो बाकी गांव वालों के साथ छोटे छोटे मकानों में रहा करता था। उसने गांव आने के बाद लोगों को खेती की काफ़ी उन्नत तकनीकें सिखाई। सुशील द्वारा बताई गई खेती की उन्नत तकनीकों के कारण गांव वालों की काफ़ी अच्छी फसल होने लगी थी, जिससे उनका काफ़ी अच्छा मुनाफा होने लगा था और वे लोग अच्छी ज़िंदगी जीने लगे थे। और एक दिन गांव वालों ने सुशील का सम्मान करते हुए उससे कहा, सुशील बेटा, तुम्हारे आने के बाद तो गांव की रूपरेखा ही बदल गई है। तुम्हारी बताई तकनीक के कारण ही हम लोग इतनी अच्छी फसल उगा पा रहे हैं। काका, ये तो मेरा फर्ज है, मेरी भी इस गांव के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। लेकिन उसी गांव में एक बहुत ही चालाक और लालची जमींदार रहता था, जिससे कि पहले सभी गांव वाले कर्जा लिया करते थे। वो गांव वालों की उन्नति देखकर बहुत परेशान हो गया था। एक दिन उसने अपने मुनीम से कहा, मुनीम जी, सभी गांव वालों के कर्जे के कागजात निकालिए। मैं ये बिल्कुल नहीं देख सकता कि सभी गांव वाले आगे बढ़ें और उन्नति करें। इससे हमारा काम कैसे चलेगा? जी मालिक। और जमींदार सभी गांव वालों को ये बोलकर धमकाता है कि उन्होंने उसका काफ़ी कर्जा देना है और वो कर्जा देने की मियाद ख़त्म हो चुकी है, और वो अपने बदमाशों को गांव वालों की ज़मीन पर कब्जा करने भेजता है। सुशील जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, लोगों की फसल अब अच्छी हो रही है, हमें कुछ दिन और दीजिए, हम आपका सारा कर्जा चुका देंगे। नहीं, तुम कौन हो? ज़्यादा नेता बनते हो इनके, मारो इसे। और ऐसा कहते ही जमींदार के गुंडे उन सबको मारने लगते हैं और उन्हें मारकर जंगल में भगा देते हैं।
परेशान होकर सुशील भगवान से मदद की गुहार करता है और तभी एक चमत्कार होता है और वो सुशील को एक बीज देकर कहते हैं, बेटा तुम्हारी समस्या का हल ये बीज है, इसे ले जाकर अपने गांव में लगा दो, तुम्हारा भला होगा। सुशील वो बीज लेकर भगवान का धन्यवाद करता है। जमींदार के गुंडों के जाने के बाद सभी लोग गांव में वापस आ जाते हैं और सुशील वैसा ही करता है जैसा जंगल के देवता ने कहा था। सुशील के बीज लगाते ही वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ उगाता है जिस पर अलग अलग डिजाइन के घर टंगे हुए थे। गांव वाले जैसे ही घर उतार कर जमीन पर रखते हैं वे घर बहुत बड़े बड़े घरों में बदल जाते हैं। गांव वाले भगवान का धन्यवाद करते हैं और वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनकी फसलें भी लहलहा रही थी और उनमें गेहूं उगाई थी, लेकिन वो भी सोने और चांदी के दानों वाली। गांव वाले अपने अपने खेतों में जाकर सोने और चांदी के दानों वाली गेहूं तोड़ लेते हैं और उसे ले जाकर जमींदार को देकर अपना कर्जा पूरा करते हैं। जमींदार भी इतना सारा सोना चांदी देकर लालच में आ जाता है और सभी गांव वालों की जमीन के कागज उन्हें वापस कर देता है और इस तरह से जादुई घर के पेड़ के कारण सभी गांव वालों की किस्मत बदल जाती है। नीलू और सरिता शहर में रहते थे। वो दोनों एक फूड कंपनी में काम करते थे। वहीं दोनों आपस में मिले और दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद भी वो दोनों उसी कंपनी में काम किया करते थे। उन दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक था। एक साल भी ऐसे ही गर्मियों के दिनों में उन्हें 3-4 दिन की छुट्टियां मिलने वाली थी। तो नीलू के दोस्त ने उससे पूछा, अरे भाई नीलू, क्या प्रोग्राम है तुम्हारा, कहाँ जा रहे हो छुट्टियों में इस बार? अरे हाँ रमेश, इस बार हम कहीं बड़े शहर में नहीं जा रहे, इस बार हम गांव में और एक हेरिटेज वॉक के लिए जंगल में घूमने जा रहे हैं। और छुट्टियां मिलते ही दोनों एक पहाड़ी के क्षेत्र में घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों एक गांव में ठहरते हैं। अगले दिन वो लोग सुबह ही गांव की एक टैक्सी लेकर जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। टैक्सी वाला उन्हें पहाड़ के नीचे उतार देता है और कहता है, अरे साहब, आप यहाँ से पैदल जाइए और पहाड़ी के चोटी पर मंदिर है, वहाँ से घूम कर आइए। मैं शाम को आपको यहाँ लेने आ जाऊँगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना। यहाँ पे नेटवर्क की कोई कमी नहीं है। टैक्सी के वहाँ से जाते ही दोनों जंगल में घूमने निकल जाते हैं। जंगल में घूमने के लिए एक साफ सुथरा रास्ता बना हुआ था। दोनों उस रास्ते पर चलते चलते जंगल के मनोहारी दृश्य देखने लगे और ना जाने कब जंगल के बीचों बीच खो गए, उन्हें समय का पता ही नहीं चला। शाम ढलने को थी, तभी हल्की हल्की बारिश होने लगी। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी ही देर में बारिश रुक गई, लेकिन तब तक शाम होने लगी थी और वो जंगल के इतने अंदर आ चुके थे कि उन्हें रास्ता कहीं मिल नहीं रहा था। तभी अचानक नीलू की नजर दूर से एक रोशनी पर पड़ती है। वो उस दिशा में चल पड़ते हैं। वो नजदीक जाकर देखते हैं कि वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी। दोनों उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। नीलू उस बूढ़ी औरत को नमस्कार करते हुए कहता है, अम्मा जी नमस्कार, हम यहाँ घूमने आए थे लेकिन जंगल में रास्ता खो गए हैं। क्या हमें यहाँ रात भर के लिए आश्रय मिल सकता है? हाँ हाँ बेटा, तुम दोनों बड़े आराम से मेरी झोपड़ी में रह सकते हो। वो बूढ़ी औरत उन लोगों के लिए झोपड़ी के कोने में बिस्तर लगा देती है। तभी सरिता उस बूढ़ी औरत से कहती है, अम्मा बुरा न माने तो बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने में है? अरे अरे बेटा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। अगर तुम मटन खाते हो तो आज पत्थर पर मैंने मटन पकाया है, आओ खा लो। बूढ़ी औरत की बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और मटन का नाम सुनकर तो दोनों की भूख और बढ़ जाती है। तभी बूढ़ी औरत ने चूल्हे के पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया। पत्थर के नीचे एक और पत्थर था और उसके अंदर मटन पक रहा था। बूढ़ी औरत ने उन्हें पत्थर पर पकाया हुआ मटन खिलाया। वो मटन दोनों को बहुत ही स्वाद लगा। अगली सुबह जब दोनों वहां से जाने लगे तो नीलू ने जाते जाते उस बूढ़ी औरत से पत्थर पर मटन पकाने की रेसिपी सीख ली। नीलू और सरिता ने पत्थर पर मटन पकाने की रेसिपी के बारे में अपनी फूड कंपनी को बताया और उनकी फूड कंपनी ने पत्थर पर मटन को अपनी रेसिपी में रखा, जिससे उनकी बिक्री और बढ़ गई और उस बिक्री में से कुछ हिस्सा नीलू और सरिता को भी मिलने लगा और पत्थर पर मटन पकाने की रेसिपी के कारण दोनों की अच्छी आमदनी होने लगी। और अब दोनों जब भी मौका मिलता उस जंगल में आकर उस बूढ़ी औरत को जरूर मिलते और उनसे पत्थर पर और स्वादिष्ट चीजें बनाने की रेसिपी सीखते। लालची चिकन सूप वाला।
श्यामलाल शहर के बाजार के बीचों बीच सड़क किनारे एक ठेला लगाकर चिकन सूप बेचता था। जो भी बाजार में आता उसके चिकन सूप की खुशबू से वहां खींच लाती। उसके ठेले के आगे हमेशा भीड़ लगी रहती थी। अरे भैया, 1 प्लेट चिकन सूप देना, और हाँ, 1 प्लेट पैक भी कर देना। थोड़ी देर रुकना पड़ेगा भाई साहब, आपसे पहले 4 ग्राहकों के नंबर हैं। ठीक है भाई, मैं यहाँ साइड में खड़ा होकर इंतजार कर लेता हूँ। उसका नंबर आने पर श्यामलाल उसे सूप देता है। सूप पीने के बाद वह आदमी कहता है, अरे वाह भाई, मजा आ गया। श्यामलाल उनका धन्यवाद करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सड़क के दूसरी ओर जगन सेठ अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है और वह सड़क पार कर श्यामलाल के ठेले पर पहुंचता है। अरे भाई, 1 कप सूप तो पिलाना। श्यामलाल जगन सेठ को चिकन सूप पिलाता है। अरे भाई, मजा आ गया तुम्हारा चिकन सूप पीकर। कितना कमा लेते हो यहाँ तुम? बस गुजारा हो जाता है सेठ जी। अरे मेरे साथ मिलकर काम करोगे? जितना तुम यहाँ कमाते हो उसे 3 गुना मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपको कल बताऊंगा। श्यामलाल रात भर जगन सेठ के प्रस्ताव के बारे में सोचता रहता है और अगले दिन जैसे ही वह अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचता है, तभी जगन सेठ उसके पास आता है। हाँ भाई, क्या सोचा तुमने? ठीक है सेठ जी, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। अगले ही दिन से श्यामलाल जगन सेठ के रेस्टोरेंट में चिकन सूप बनाने लगता है। धीरे धीरे श्यामलाल के सारे ग्राहक जगन सेठ की दुकान पर आकर उसका सूप पीने लगते हैं। जगन सेठ का रेस्टोरेंट जो कभी खाली रहता था, वहां अब हमेशा भीड़ रहने लगती है। अरे लो भाई श्यामलाल, अपने पैसे ले लो भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया सेठ जी, आपने मुझे मौका दिया। कुछ महीने सब ठीक चलता है, लेकिन बाद में जगन सेठ के मन में लालच आ जाता है और वह श्यामलाल से सूप बनाने का तरीका सीख लेता है। एक दिन जगन सेठ श्यामलाल से कहता है, भाई श्यामलाल, मजा नहीं आ रहा तुम्हारे बनाए सूप में अब। अरे तुम कहीं और काम ढूंढ लो। लेकिन सेठ जी। आए लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अपना हिसाब लो और निकलो यहाँ से। श्यामलाल अपना सा मुंह लेकर वहां से चला जाता है और अगले ही दिन फिर से अपना ठेला लेकर बाजार के बीचों बीच अपना काम शुरू कर देता है और पहले से भी अच्छा चिकन सूप बनाकर रेस्टोरेंट से सस्ते दामों पर बेचने लगता है। श्यामलाल अपने हर ग्राहक को सारी बात बताता है। धीरे धीरे श्यामलाल के सभी ग्राहक वापस आ जाते हैं और जगन सेठ का रेस्टोरेंट फिर खाली हो जाता है। सीख, लालच बुरी बला है।